तात्सुया का जन्म योत्सुबा परिवार में हुआ था, जो कि जापान का एक काफी अमीर परिवार था। लेकिन तात्सुया के पास जन्म से कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, जो कि उसके परिवार के लिए काफी शर्म की बात थी। इसी वजह से उसकी खुद की मॉम ने उसे काफी ज्यादा पेन दिया और उसके साथ काफी सारी सर्जरीज करी ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा मैजिक डाला जा सके, लेकिन सारी सर्जरीज फेल हो गई और इतना पेन सहने के बाद तात्सुया ने अपने सारे के सारे इमोशंस खो दिए और अब उससे गुस्सा, नफरत, प्यार कुछ भी फील नहीं होता। वो बिल्कुल पत्थर की तरह बन चुका है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक की डिस्कवरी कर लेता है, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जितनी ताकत थी और साथ ही साथ वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। लेकिन ये सारी पावर्स उसने अपनी फैमिली से छुपा के रखी थी। उसकी फैमिली उसे बिल्कुल नकारा समझती थी। इसी वजह से उसे उसकी बहन का बॉडीगार्ड बना दिया। आगे क्या होने वाला है हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया की बहन और उसकी माँ सभी अमीर लोगों की तरह बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन जो तात्सुया होता है वो सभी नॉर्मल लोगों के बीच इकोनॉमी क्लास में होता है। उसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तात्सुया उनके सारे बैग्स को कैरी कर रहा था। तभी उसकी बहन पीछे मुड़ के देखती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये तुम्हारा गार्ड है और भले ही खून के रिश्ते से ये तुम्हारा भाई लगता हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और तुम इसकी मालकिन हो। तभी म्योकी वापस से पीछे मुड़ती और तात्सुया से कहती है कि मुझे घूरना बंद करो। तात्सुया तभी वहाँ पे रुक जाता है और सर झुका के उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ पे अनोमी उनका स्वागत करती है, जो कि घर की मेड है, और म्योकी अपने भाई तात्सुया से अपना सारा सामान उठवाती है। फिर जब म्योकी अपनी मॉम से बाहर जाने की परमिशन मांगती है, तब मॉम उससे तात्सुया के साथ जाने के लिए कहती है। और म्योकी जहाँ पे भी जाती थी, तात्सुया उससे कुछ कदमों की दूरी पे रहता था, क्योंकि म्योकी हमेशा तात्सुया को एक नौकर की नजरों से देखती है। तभी म्योकी कुछ लोगों से टकराने वाली होती है, तभी तात्सुया उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लोग फिर भी जानबूझ के उसे टक्कर मारते हैं। और जब वो 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो तात्सुया म्योकी की हेल्प करने के लिए आगे आता है और प्यार से उन ऑफिसर्स से वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उनकी तरफ देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लोग पीछे हटने वाले थे। तभी उनमें से एक तात्सुया को पंच मारता है, लेकिन तात्सुया उसे रोक लेता है। म्योकी को ऐसा लगता है कि उसने जादू का यूज किया और तात्सुया उन लोगों को एक वार्निंग देता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं, तभी तात्सुया उसके जोर से पंच मारता है और म्योकी को लेके वहां से भाग जाता है। तभी म्योकी सोचती है कि तात्सुया के पास ये वाली स्किल कहां से आई, और वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर म्योकी सारी बात इनामी को बताती है। ये बात सुन के इनामी तात्सुया की तारीफ करती है, लेकिन तात्सुया की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में बताया जाता है कि मिया की तबीयत सही नहीं है और म्योकी उनकी लीडर की पार्टी में जा रही है और वो थोड़ा सा परेशान भी दिख रही थी। इसी वजह से इनामी उसे मोटिवेट करती है, जिससे उसकी इमेज के ऊपर फर्क न पड़े। और इनामी को तात्सुया के लिए बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर्स ना होने की वजह से उसे एक बॉडीगार्ड बनके रहना पड़ता है। उसके बाद वो लोग पार्टी के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पे म्योकी मित्सुगु नाम के एक लड़के को कांग्रेचुलेशन बोलती है, जो कि उसे उसके कजिन से मिलाता है, और बॉडीगार्ड होने के कारण तात्सुया अपनी पोजीशन ले लेता है। फिर म्योकी की कजिन तात्सुया से मिलने आती है, तो म्योकी उसके चेहरे पे एक स्माइल नोटिस करती है। इसे देख के वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। तभी मित्सुगु तात्सुया को बच्चों से बचाने आता है, लेकिन असलियत में वो अपने बच्चों को तात्सुया से दूर रखना चाहता था, जिसे म्योकी नोटिस कर लेती है। वो सभी तात्सुया को एक प्रोटेक्ट करने वाला खिलौना समझ रहे थे। म्योकी कहती है कि तात्सुया ने ना ही मुझे कभी एक बहन की तरह ट्रीट किया है और ना ही कभी मेरी फिक्र की है। वो बस अपनी ड्यूटी पूरी करता है तात्सुया सिचुएशन को संभालने के लिए। कहता है कि मेरा राउंड लगाने का टाइम हो चुका है। अगले दिन फैमिली मेंबर्स एक यॉट पे टाइम स्पेंड करने का फैसला करते हैं। जब कोई उन्हें स्विमिंग करने का सुझाव देता है, तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पैसों में तैरने की आदत है, पानी में नहीं। फिर सभी लोग फोटोज क्लिक करने लगते हैं, और जाहिर सी बात है कि तात्सुया अपनी मॉम के परमिशन के बिना उन लोगों का साथ नहीं दे सकता था। उसके बाद वो राजी हो जाती है और म्योकी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। और जब वो लोग फोटो ले रहे थे, तभी उनकी यॉट पे एक सबमरीन टकरा जाती है। म्योकी और होनामी अपने कार्ड्स को निकालते हैं, जो कि उनकी जादू करने में उनकी मदद करते हैं। म्योकी देखती है कि तात्सुया के हाथ बिल्कुल खाली है, और उसे देख के वो उसे यूजलेस समझती है, और अचानक से उनकी नजर टॉर्पीडो की परछाई पे पड़ती है, और उसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनमें से किसी का भी जादू उसका मुकाबला करने के लायक नहीं था। तभी तात्सुया अपना हाथ उनकी तरफ करता है और एक स्पेल बोल के उन्हें डिसमेंटल कर देता है। म्योकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कैसे किया। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि तात्सुया ने एकदम एडवांस मैजिक का इस्तेमाल कुछ ही सेकंड्स में कर दिया था। वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा भाई सच में इतना पावरफुल है। उस शाम विला में कजामा आता है, जो कि पास्ट मिलिट्री कैप्टन है, और जब सभी लोग उसे बाहर विदा करने आते हैं, तो उन्हें बाहर एक ऑफिसर मिलता है, जिस ऑफिसर ने तात्सुया के ऊपर हमला किया था। जब कजामा को ये बात पता लगती है, तो वो उस ऑफिसर से माफी मांगने के लिए कहता है। तात्सुया म्योकी के कहने पे उस ऑफिसर को माफ भी कर देता है। जाते वक्त कजामा तात्सुया को यूनिट बेस के अंदर इनवाइट करता है। अगले दिन तात्सुया की मॉम एक स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसे यूनिट बेस जाने का ऑर्डर देती है। तब म्योकी कहती है कि मैं भी इसके साथ जाऊंगी, ताकि मैं अपने बॉडीगार्ड की स्किल्स को अच्छे से समझ सकूं। उनकी मॉम इस बात के लिए राजी तो हो जाती है, लेकिन वो उन दोनों से कहती है कि बाहर तुम लोगों को भाई बहन जैसा बिहेव करना पड़ेगा, और वो तात्सुया से कहती है कि तुम म्योकी का नाम लेके उसे बुलाओगे।
जब वो लोग बेस पे जाते हैं तो वहां पे सनाडा नाम का एक आदमी उनका वेलकम करता है। फिर वो उन्हें रेनिंग जोन की तरफ लेके जाता है, जहां पे सभी लोग कजामा की निगरानी में बेसिक मैजिक कर रहे होते हैं। जब कजामा तात्सुया को देखता है तो उसे इनवाइट करता है। तात्सुया का पहला ओपोनेंट एक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन है और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है वो बॉक्सर उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन तात्सुया बड़ी आसानी से सभी को डॉज कर देता है और उसके पंच मारता है और वो बॉक्सर एक ही पंच में नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो एक ब्लैक बेल्ट से लड़ता है, लेकिन तात्सुया के स्किल्स को देख के सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। आखिर में तात्सुया अपने ओपोनेंट को फ्लोर पे पटक देता है और एक छोटे से बच्चे को अपने सोल्जर को हराता देख कजामा को थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वो उसे एक आखिरी बार चैलेंज करता है और तब वो आता है जिसे तात्सुया ने सबसे पहले पीटा था और वो तात्सुया से लड़ने का एक और मौका मांगता है, जिसपे तात्सुया तैयार हो जाता है, लेकिन मियोकी को थोड़ी सी चिंता हो रही थी और इस मैच के अंदर सोल्जर्स को जीतने के लिए मैजिक का यूज करना ही होगा। मियोकी को इस बात पे ऑब्जेक्शन होता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि जादू करना तो एक जादूगर का अधिकार है। तात्सुया अपनी एबिलिटी और मैजिक स्किल से जो शेफ को उस वक्त नीचे गिरा देता है और अब वो काफी शर्मिंदा होते हैं कि वो 13 साल के बच्चे से हार गए, लेकिन उन्हें ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है कि तात्सुया ने ग्राम डेमोलिशन स्पेल का यूज किया, जो कि हाई रैंक का स्पेल है। उसके बाद कजामा दो लोगों को तात्सुया ने जो स्पेल यूज किया था उसे सिखाने के लिए बोलता है और सनाडा कहता है कि वो हमारे कार्ड भी देख सकता है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसमें तात्सुया काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। कुछ दिन बाद मियोकी नोटिस करती है कि तात्सुया रात दिन अपने कार्ड पे ही काम कर रहा है, वो भी अपनी हेल्थ की परवाह किए बिना। उसके बाद एक अलार्म बजता है जो कि नेशनल डिफेंस फोर्स की तरफ से था और ये अनाउंसमेंट की जाती है कि एक पेट्रोल बोट के ऊपर एक अनजान सबमरीन ने हमला कर दिया है, जिससे उसके अंदर आग लग चुकी है और हम आप सभी लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपने घर के अंदर ही रहे। तभी वहां तात्सुया आता और वो बताता है कि कजामा ने उन्हें बेस के अंदर एक शेल्टर ऑफर किया है और फिर फोन भी बजने लगता है। नामी मिया को बताती है कि उसको उसकी सिस्टर का कॉल आया है। उसकी सिस्टर माया उसे सलाह देती है कि वो बेस पे चली जाए। मिया तात्सुया से कहती है कि वो कजामा से ट्रांसपोर्टेशन की बात करे। बेस पे पहुंचने के बाद जोसेफ उस पूरी फैमिली को एक रूम के अंदर लेके जाता है और जब तक शेल्टर को रहने लायक नहीं बनाया जाता उन लोगों को वहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ गोलियों की आवाज आने लगती है तो तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके वहां पे छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पता लगता है कि वो पूरा का पूरा एरिया शील्डेड है और इसी वजह से वो बाहर हो रही चीजों को नहीं देख सकता। मिया तात्सुया को बाहर भेजती है ताकि वो बाहर की खबर ले सके, लेकिन तात्सुया को ये डर था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो फिर मियोकी की रक्षा कौन करेगा। इस बात पे उसकी मॉम उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसने उसकी बहन का नाम लेकर उसे बुलाया था। इस वजह से तात्सुया को उनके सामने झुक के उनसे माफी मांगनी पड़ती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर किया जाए। जिसके बाद मजबूरन तात्सुया को बाहर आना पड़ता है, जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे बेस के लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं और उनके साथ कुछ घुसपैठी है। फिर एक किंजो नाम का सोल्जर अपने 3 साथियों के साथ अंदर आता है और वो सभी नागरिकों से वादा करता है कि वो उन सभी लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। हुनामी कहती है कि अभी हमारा एक साथी बाहर है। उसकी मॉम कहती है तब तक आप लोग बाकी फैमिली को ले जा सकते हैं। ये बात सुनके हुनामी को लगता है कि तात्सुया की मॉम ने पहली बार उसके लिए थोड़ी सी चिंता जाहिर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तात्सुया की चिंता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हमें इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि जैसे ही जोसेफ वहां पे आता है वो लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोग एनिमी थे। फिर हुनामी उनको बचाने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है, लेकिन वो घुसपैठिए भी अपने मैजिक से उनके शील्ड को नाकामयाब कर देते हैं। उसके बाद जोसेफ और किंजो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। मियोकी के ऊपर सरप्राइजिंग मैजिक का काफी ज्यादा असर हो रहा था। तभी वो खड़ी होती है और एक पर्सन के ऊपर एक मैजिक स्पेल करती है, जिससे वो जम जाता है। ये चीज देख के किंजो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर देता है और वो सारी गोलियां उनको जाके लग भी जाती है। तभी वहां पे तात्सुया आ जाता है और जिस कार्ड के ऊपर वो इतने समय से काम कर रहा था उसके इस्तेमाल से उन सभी दुश्मनों को हरा देता है। और जब वो मियोकी की हालत को देखता है तो उसे काफी ज्यादा चिंता होती है। वो उसके ऊपर हाथ रखकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। तभी तात्सुया जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और एक यूनिक मैजिक स्पेल बोलता है। बेहोशी की हालत में मियोकी खुद को एक शांत और ठंडी जगह पे पाती है, जहां उसे तात्सुया के पुकारने की आवाज भी आ रही थी। उसे लगता है कि शायद उसके मरने से तात्सुया काफी परेशान है। ये देख के उसे काफी रिग्रेट भी हो रहा होता है, क्योंकि बचपन से उसने तात्सुया के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उससे माफी तो मांगना चाहती थी, लेकिन अब उन सब चीजों के लिए काफी देर हो चुकी है। तभी आसमान में से एक अजीब सी रिंग दिखाई देने लगती है, जो कि तात्सुया का मैजिक था और उस मैजिक से मियोकी के शरीर के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं वो सही होने लग जाते हैं। पर जैसे ही मियोकी जिंदा होती है वो अपने भाई को गले लगा लेती है। उसके बाद तात्सुया अपनी मरी हुई मॉम को देखता है और वो अपने मैजिक से उन्हें भी जिंदा करने लग जाता है। मियोकी ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि तात्सुया के मैजिक से ना ही सिर्फ उनके शरीर के घाव हील हो रहे हैं,
यहाँ तक कि उनके कपड़े भी हील हो रहे हैं। फिर वो हुनामी के पास जाता है और उसे भी हील करने लग जाता है। हुनामी कहती है कि मुझे तो गोली लगी थी। म्योकी कहती है इसके लिए तुम्हें तात्सुया को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि ये सब उसी ने किया है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी मॉम को, जिसे तात्सुया ने हील तो कर दिया था लेकिन वो अभी तक बेहोश थी। इसी वजह से वो डॉक्टर की मदद ले रही थी। कजामा तात्सुया से हमले के लिए माफी मांगता है लेकिन तात्सुया उसके पीछे का रीजन जानना चाहता था। कजामा बताता है कि उनका टारगेट दूसरी फैमिली थी लेकिन दुश्मनों ने किसी को भी नहीं बख्शा। कजामा बताता है कि दुश्मन पानी के नीचे से कंट्रोल कर रहे हैं और सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए तात्सुया अपनी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित शेल्टर की मांग करता है और साथ में वो ये भी कहता है कि हमें कुछ हथियार भी चाहिए। तात्सुया कहता है कि मैं उनसे मेरी बहन को मारने का बदला जरूर लूंगा। कजामा कहता है लेकिन हम लोग आम जनता को हथियार प्रोवाइड नहीं कर सकते और वैसे भी हम चाहते हैं कि एनिमी सरेंडर कर दे। तात्सुया कहता है कि मैं उन्हें सरेंडर करने का मौका ही नहीं दूंगा। कजामा कहता है ठीक है, हम लोग तुम्हें आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं आर्मी के ऑर्डर्स नहीं मानूंगा, मैं अपने तरीके से लड़ाई करूंगा, लेकिन क्योंकि हम दोनों का एनिमी एक ही रहेगा इसलिए हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और कजामा भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तभी म्योकी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ, वहां पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तात्सुया कहता है कि नहीं, मैं उनसे बदला लेके ही रहूंगा क्योंकि उन्होंने तुम्हें हर्ट जो किया है, और वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती है, जो कि हो तुम, और उन्होंने मेरी सबसे प्यारी चीज को चोट पहुंचाई है। इसी वजह से जब तक मैं उनसे बदला नहीं ले लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद वो म्योकी से वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा और मेरे पास जो पावर्स है उनसे मैं बड़ी आसानी से उन्हें हरा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग उनकी फैमिली तात्सुया और पूरी मिलिट्री को दुश्मनों से लड़ते हुए देखते हैं। हुनामी कहती है कि लड़ाई एक बुरे सपने की तरह होती है और जो तात्सुया होता है वो अपने मैजिक से सभी दुश्मनों को काफी अच्छे से मजा चखा रहा होता है और दुश्मनों की हालत ये चीज देखकर काफी ज्यादा खराब हो रही होती है कि तात्सुया उन्हें तो मार ही रहा है लेकिन साथ ही साथ वो अपने सोल्जर्स को भी जिंदा कर दे रहा है। उसके बाद म्योकी अपनी मॉम से पूछती है कि आखिरकार मेरे भाई ने ये क्यों कहा कि मैं ही वो चीज हूँ जो कि उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम तात्सुया को अपना भाई कहना बंद करो। म्योकी कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती है, अभी उन्होंने ही हमारी जान बचाई है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, क्योंकि एक वही चीज है जो कि वो कर सकता है। तात्सुया बचपन से ही एक डिफेक्टिव मैजिशियन था। मैजिक वो चीज होती है जो कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को रीडिंग करके उसे बिल्कुल किसी और चीज में कन्वर्ट कर दे, लेकिन तात्सुया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तात्सुया किसी भी बॉडी की इंफॉर्मेशन को डिकम्पोज करके उसे वापस से रीअसेंबल कर सकता था और इसी पावर का यूज करके उसने हमारी बॉडी को रीअसेंबल किया और हमें जिंदा कर दिया, लेकिन हम इसे मैजिक नहीं कह सकते। इसी वजह से वो एक डिफेक्टिव मैजिशियन है और मैंने उसे ठीक करने के लिए उसके साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि आर्टिफिशियली उसके अंदर थोड़ा सा मैजिक डाला जाए, क्योंकि योत्सुबा परिवार अपने मैजिक के लिए जाना जाता है और तात्सुया बिना मैजिक के योत्सुबा परिवार का मेंबर नहीं रह सकता था। और तात्सुया के अंदर जो आर्टिफिशियल मैजिक डाला गया था वो किसी के भी नेचुरल मैजिक से काफी ज्यादा कमजोर था। इसी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और इस एक्सपेरिमेंट की वजह से तात्सुया ने अपनी सारी फीलिंग्स और सारे इमोशंस खो दिए। और तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, तो उसका आंसर यही है कि भले ही तात्सुया ने अपने सारे इमोशंस खो दिए, लेकिन एक इमोशन उसके अंदर अभी भी था, जो कि था उसकी बहन के लिए उसका प्यार। और ये बात सुन के म्योकी रोने लग जाती है और वो कहती है कि आज तक मेरे भाई ने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, क्या मैं कभी भी उसे रीपे कर पाऊंगी? और अब तो मेरी जिंदगी भी उसी की दी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं दुश्मनों की सबमरीन को, जो कि उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी तात्सुया उनके तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और उसके अंदर से काफी बड़ी गन निकलती है जो कि उसने खुद ही बनाई थी। तभी हुनामी तात्सुया की मॉम से वहां पे जाने की परमिशन लेती है और उसकी मॉम हाँ कर देती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिरकार तात्सुया का प्लान क्या है। उसके बाद तात्सुया अपने साथियों से कहता है कि मैं यहाँ पे संभाल लूंगा और तुम लोग वापस से बेस पे जाओ, लेकिन उसके साथी कहते हैं अगर हम जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन तात्सुया कहता है कि नहीं, जब तक मैं एनिमीज को खत्म नहीं कर देता तब तक बेस सुरक्षित नहीं है। उसके साथी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ ही रहेंगे, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। तभी तात्सुया उस सबमरीन की तरफ फायर करता है और उस सबमरीन के अंदर से भी बहुत सारी फायरिंग होने लगती है, लेकिन तात्सुया के साथी उसी वक्त वहां पे एक शील्ड बना लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद वो सबमरीन काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स फायर करती है। तभी वहां पे हुनामी आ जाती है और वो एक शील्ड बना के सभी लोगों को बचा लेती है। और यहाँ पे जो तात्सुया होता है उसकी सारी कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी और वो उनके ऊपर फायर कर देता है और बोलता है मटेरियल बस एक्टिवेट, और वहां पे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इधर हम देखते हैं हुनामी को, जिसने अपनी पावर से काफी बड़ी बड़ी मिसाइल्स को हैंडल किया था और अब उसके शरीर में काफी ज्यादा डैमेज आ चुका था, इस वजह से वो नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ तात्सुया का जो एक्सप्लोसिव होता है उससे काफी बड़ी सुनामी भी आने लगती है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हुनामी को, जो कि मरने वाली होती है और वो कहती है मैं बस अपनी ड्यूटी को निभाने का एक मौका ढूंढ रही थी ताकि मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया से जा सकूं, न कि एक रोबोट की तरह।
और ये सब कुछ वो तात्सुया को इसलिए कह रही होती है ताकि तात्सुया को उससे एक सीख मिले। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि आज तात्सुया की स्कूल सेरेमनी है, लेकिन उसे ऑडिटोरियम में नहीं बुलाया गया। म्योकी कहती है कि तुमने तो एग्जाम में टॉप किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। तात्सुया कहता है कि सिर्फ पेपर वाले एग्जाम देके वो खुद को मैजिशियन साबित नहीं कर सकता, लेकिन म्योकी चाहती थी कि तात्सुया की स्किल्स देख के उसे भी बाकी मैजिशियन की तरह सम्मान मिलना चाहिए। तात्सुया को पता था कि वो उसकी काफी चिंता करती है और तात्सुया को भी उसकी उतनी ही चिंता थी। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हो उसे देख रहा होता है, जहां पे सभी लोग एलीट मैजिशियन बनने के लिए कदम रखते हैं। तभी सामने से एक लड़की आती है और वो कहती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। लेकिन तात्सुया कहता है, मैं ठीक हूँ। वो लड़की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है और उसका नाम मियामी सागुसा है। तात्सुया उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वहां से चला जाता है। जब वो ऑडिटोरियम में जाके बैठता है तब उसके पास एक लड़की आके बैठती है जो अपना नाम मित्सुकी शिबाता बताती है और उसकी दोस्त का नाम एरिका होता है। जिसके बाद सेरेमनी शुरू हो जाती है और स्टेज पे म्योकी को बुलाया जाता है और वो कहती है, मैं नेशनल यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के लिए काफी शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर बाद मिजुकी तात्सुया से पूछती है, क्या म्योकी तुम्हारी सगी बहन है, क्योंकि तुम दोनों का ऑरा काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तात्सुया लोगों को पहचानने की स्किल्स की काफी तारीफ करता है, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि मिजुकी हमारे सीक्रेट को जान ना ले। तभी वहां पे म्योकी भी आ जाती है और तात्सुया उसे अपने नए दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहां पे प्रेसिडेंट मायूमी भी आ जाती है और वो तात्सुया को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब म्योकी तात्सुया के लिए कॉफी बना रही होती हैं, तो तात्सुया उससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो। म्योकी कहती हैं कि मुझे प्रिंसिपल का वेलकम कॉल आया था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हारे लिए एक वेलकम ईमेल तक नहीं किया और ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। तात्सुया उसे समझाता है और कहता है कि तुम इन सब चीजों पे इतना ध्यान मत दो और इन्हें इग्नोर करो। उसके बाद वो लोग एक टेंपल जाते हैं जहाँ पे तात्सुया के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, लेकिन तात्सुया उनसे काफी अच्छे से फाइट करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं म्योकी को, जो कि मिस्टर याकूब, जो कि एक शिनोबी है, उनसे बातें कर रही होती है। मिस्टर याकूब कहते हैं, तुमने पहली बार हाई स्कूल ड्रेस पहनी है ना। म्योकी कहती है, हाँ, हमारी सेरेमनी कल हुई है। उसके बाद याकूब काफी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, जिससे म्योकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तभी पीछे से तात्सुया उनके ऊपर हमला कर देता और कहता है कि आप उसे काफी ज्यादा डरा रहे हैं और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन जो याकूब होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और एंड में तात्सुया काफी ज्यादा थक के नीचे लेट जाता है। उसके बाद म्योकी उसके पास आती है और पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। तात्सुया कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। उसके बाद म्योकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों के कपड़े सही कर देती है। फिर वो कहती है, तुम्हें भूख लग रही होगी, और वो याकूब को भी खाना खाने के लिए इन्वाइट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में तात्सुया रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है, तो एक लियो नाम का लड़का उसे बताता है कि वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करता। लियो तात्सुया से उसके सिग्नेचर मैजिक के बारे में पूछता है, लेकिन तात्सुया कहता है कि मैं एक मैजिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। तभी लियो और एरिका में लुक्स के ऊपर बात छिड़ जाती है, लेकिन मिजुकी उन्हें शांत करा देती है। जब वो चारों मिलके लंच करने जा रहे होते हैं तो उनके बीच में वापस से बहस शुरू हो जाती है। फिर वहां पे म्योकी आती है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तभी उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। इन लोगों के पास हमें कोर्स 1 और कोर्स 2 के बीच में एक लाइन मेंटेन करके रखनी चाहिए। कोर्स 1 के स्टूडेंट्स कोर्स 2 के स्टूडेंट्स को काफी नीचा मानते थे। इसी वजह से लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब शाम को सभी लोगों की छुट्टी हो जाती है तो म्योकी के क्लासमेट वापस से आते हैं और वो तात्सुया के सभी दोस्तों का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो लोग चाहते थे कि म्योकी उन लोगों से दूर रहे। लियो कहता है, अगर तुम लोग इतने ज्यादा ही सुपीरियर हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तभी उनमें से एक लड़का लियो की तरफ अपनी गन तान देता है, लेकिन एरिका उसके सामने आके उसे बचा लेती है। जब वो अपने मैजिक का यूज करके एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, तभी वहां पे स्टूडेंट काउंसिल और डिसिप्लिन कम्युनिटी की हेड मारिवाना भी आ जाती है और उन लोगों को रोक देती है। फिर वो सभी लोगों का स्टेटमेंट लेने के लिए उन लोगों को अपने साथ बुलाती है। तभी तात्सुया उनके पास जाता है और उनसे सॉरी कहता है और बोलता है कि यहाँ पे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं चल रही थी, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। मैंने ये सुना था कि मोरोसाकी फैमिली की जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो बस मैं फ्यूचर के रेफरेंस के लिए उन्हें देखना चाहता था। और ये सब बोल के लियो सभी लोगों को बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।